Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट को कंटिन्यू कर रहे हैं. इसका रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करने जाएंगे. एक बार रिव्यू कर लेते हैं. हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को 3 लेक्चर्स में बांटा था. आज थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं. वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट को समझा था. ऑल्टरनेटिंग करंट कितने तरीके की होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ AC जैसे कि इंस्टेंटेनियस, एवरेज, इन फुल और हाफ साइकिल, RMS वैल्यू, और इस पर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को डील किया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में. सेकंड लेक्चर, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स देखे थे. जैसे सबसे पहले देखा था प्योर रेजिस्टेंस वाला इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट, फिर LCR सीरीज AC सर्किट, और इस पर न्यूमेरिकल्स को डील किया था. आज जो हम डील करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट देखेंगे, फिर LCR सीरीज AC रेजोनेंस कर्व, उससे रिलेटेड डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पावर इन AC सर्किट, LC ऑसिलेटर, ट्रांसफार्मर, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. LCR सीरीज AC रेजोनेंस सर्किट. सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें एक इंडक्टर कॉइल है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस है, और इसको हमने AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया. AC सोर्स है E = E0 sin ओमेगा t हमारे पास में. यदि हम इस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड क्या क्या करता है, XL और XC. तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर XL और XC दोनों इक्वल हो जाते हैं. XL क्या होता है, ओमेगा L होता है. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा नॉट कहेंगे, तो हम XL को कह सकते हैं ओमेगा नॉट L. ठीक बात है. और XC को क्या कह सकते हैं, 1 ओवर ओमेगा नॉट C. ठीक है. ओमेगा नॉट की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लीजिए, L को यहाँ ले आइए, तो ओमेगा नॉट मेरे पास आ जाएगा 1/√LC. कोई इशू नहीं है. ओमेगा नॉट को लिख सकते हैं अपन 2πf0. f0 हमारा लीनियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगा. f0 फाइंड करना है तो 2π का डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. क्लियर है यहां तक. फेज डिफरेंस एट रेजोनेंस. फेज डिफरेंस किस किस के बीच का, E और I का. E यानी अप्लाइड वोल्टेज और इसमें जो करंट फ्लो करेगा उनके बीच का फेज डिफरेंस हमने देखा था इससे प्रीवियस लेक्चर में. tan phi क्या होता है, XL - XC और R. इस साइन का मतलब हमने बताया था, जो भी बिगर होगा उसमें से स्मॉलर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो XL - XC. अगर XL बड़ा है, XC बड़ा है तो XC - XL कर देंगे. ठीक है. अब यहाँ हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं. रेजोनेंस में होता है क्या है, XL और XC दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इक्वल हो जाते हैं तो ये 0 हो गया फैक्टर आपका ऊपर न्यूमरेटर, तो डिवाइडेड बाय R, तो 5 tan इनवर्स 0 यानी कि 0 आ गया. 0 का मतलब क्या हो गया कि करंट और EMF दोनों एक ही फेज में हो गए, दोनों एक ही साथ होंगे. तो इम्पिडेंस जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. ऐसे केस में XL XC से कैंसिल हो गया है ना, केवल रेजिस्टेंस रह गया सर्किट में. तो हम क्या कहते हैं कि LCR सर्किट बिहेव लाइक ए प्योरली रेजिस्टेटिव सर्किट. क्यों कह पा रहे हैं प्योरली रेजिस्टेटिव सर्किट, एक ही फेज में कब होते हैं हमारे AC सर्किट में E और I कब एक फेज में होते हैं, E और I, जबकि केवल रेजिस्टेंस होता है. एक ही फेज का मतलब क्या है कि अगर ये E है आपका तो I भी यहीं इसके साथ ही स्टार्ट होगा. साथ में स्टार्ट होगा मतलब जब E 0 है तो I भी 0 होगा, जब E मैक्सिमम है तो I भी मैक्सिमम है. ये मतलब है साथ में चलेगा, कोई का फेज डिफरेंस नहीं है कि कोई ज़्यादा है कोई कम है. ये मतलब है इस बात का. क्लियर है यहाँ तक. इम्पिडेंस देख लेते हैं. रेजोनेंस जिसकी बात कर रहे थे कि रेजिस्टेटिव कैसे हुआ, वो इम्पिडेंस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में, Z = √R² + XL - XC². प्रीवियस लेक्चर यही AC पूरा टॉपिक है, बड़ा था इसलिए 3 लेक्चर में डिवाइड किया है. तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स के लिंक हम दे देंगे, आप चाहें तो उसे रेफर कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो. हम क्या देख रहे हैं, XL और XC दोनों बराबर हो गए हैं, तो ये पार्ट 0 हो गया है.
तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हमारा कितना आ गया है, रेजिस्टेंस के बराबर। इसलिए कहते हैं कि एलसीआर सर्किट रेजोनेंस के समय पर बिहेविंग लाइक, इसका मतलब यह है कि इट डजेंट कैरी द मीनिंग कि केवल रेजिस्टेंस है, एल और सी भी है यहाँ पर, लेकिन इसका टोटल इफेक्ट कैसा रहता है, रेजिस्टेंस जैसा रहता है। तभी तो ई और आई साथ साथ ऑसिलेट करते हैं, साथ साथ वेरी करते हैं, ठीक बात है। तभी कहते हैं कि द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इज प्योरली रेजिस्टेटिव। प्योरली रेजिस्टेटिव हो गया, बाकी ये पार्ट जो ऐड करने वाले थे वो जीरो हो गया है आपका, तो फिर रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि रेजोनेंस के समय पर सर्किट में करंट कितना फ्लो करता है। करंट ओम्स लॉ से अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया इस बात को, सर्किट से रिलेटेड बातें। अब हमने देखा कि इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है ना, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, Z आपका मिनिमम हो गया है। जब ये चीज़ मिनिमम हो जाएगी तो I मैक्सिमम फ्लो होगा। तो रेजोनेंस के समय पे मैक्सिमम फ्लो ऑफ द करंट होता है। क्या होता है, मैक्सिमम फ्लो ऑफ द करंट। पावर कितना कंज्यूम होता है रेजोनेंस के समय पर, पावर क्या होता है, I²R। पावर क्या होता है, I²R। क्यों, Z कितना हो गया, R हो गया है। I मैक्सिमम है आपका, देखिए P जो हमारा एक I पे भी डिपेंड कर रहा है, R पे भी। R ऑल दो मिनिमम है, लेकिन I का स्क्वायर है ना, तो ज़्यादा डिपेंड किस पे करेगा, करंट पर। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है LCR सर्किट में रेजोनेंस के समय पर। क्लियर है ये वाली बात। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस सर्किट, अब ये सर्किट कोई काम में भी आता है कि नहीं, बहुत काम का है ये। रेजोनेंस सर्किट हैव ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। रेडियो टेलीविजन का ट्यूनिंग, the core of the tuning by adjusting the capacitance, the circuit resonant frequency matches its desired station frequency। कोई भी जैसे आपको गाना पकड़ना है एक्चुअली, तो पुराने रेडियो टेलीविजन सेट में चले जाइए, उसका नॉब होता था, उसको घुमाते थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते थे, वो प्रोसेस कहलाता था ट्यूनिंग। तो मैक्सिमाइजिंग इट्स सिग्नल रिसेप्शन, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल रिसेप्शन प्रॉपर्टी मैक्सिमाइज हो जाती है, वह रिजेक्टिंग द अदर। जैसे ओल्ड रेडियो के डायल्स में आपने देखा हो तो ये कहलाता है प्रोसेस ट्यूनिंग। दूसरा फिल्टर, बैंड पास स्टॉप। एलसीआर सर्किट सेलेक्टिवली अलाउ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड्स टू पास, जिसको बैंड पास कहते हैं, और ब्लॉक देम, जिसको बैंड स्टॉप कहते हैं। एसेंशियल फॉर द नॉइस रिडक्शन, ये तो आम बात है, आजकल सुनते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह में, नॉइस रिडक्शन एंड सिग्नल क्लैरिटी इन द ऑडियो सिस्टम एंड कम्युनिकेशन में। ऑसिलेटर्स जनरेट कंटिन्यूस AC सिग्नल्स like carrier wave of for the radio by exploiting the energy oscillation between L and C, forming the basis of many electronic signal generators में। वोल्टेज मैग्निफिकेशन, सीरीज रेजोनेंस सर्किट हमारा वोल्टेज मैग्निफिकेशन के लिए काम में आता है। इन सीरीज LCR सर्किट वोल्टेज अक्रॉस L और C कैन बी मच हायर देन द सोर्स वोल्टेज एट रेजोनेंस, तो जिससे कि वीक सिग्नल्स हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। वीक सिग्नल क्या हो जाते हैं आपके, बूस्ट हो जाते हैं। इंडक्शन हीटिंग, इट इज यूज्ड टू जनरेट इंटेंस करंट इन द मेटल ऑब्जेक्ट फॉर हीटिंग, वेल्डिंग और मेल्टिंग, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर। किसमें, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर, ठीक बात है। सिग्नल प्रोसेसिंग, फाइनली control and shape electrical signal, managing the current flow and preventing the damage from the voltage spikes, vital in the modern electronics के लिए एक important role play करता है। तो ये एप्लीकेशन MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई बार एप्लीकेशन पूछ लेते हैं बोर्ड्स वगैरह में, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। फाइन। अब आते हैं LCR सीरीज रेजोनेंस कर्व, इसको रेस्पॉन्स कर्व भी कहते हैं हम। सबसे पहले हम इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व को देख लेते हैं। इम्पीडेंस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब एक्सएल एक्सी को फ्रीक्वेंसी के साथ दिखा दें तो ऐसा लिख सकते हैं अपन 2πfl और ये 1/2πfc। ठीक है, अब कर्व बनाने के लिए कुछ रीडिंग्स ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 0 मैंने अगर लिया तो ये 0, इट्स ओके। यहाँ 0 रखेंगे अपन तो नीचे 0 को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, ये सबको इन्फिनाइट कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल 0 फ्रीक्वेंसी पर इम्पिडेंस क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बात करें F0 पर, तो F0 पे क्या होता है, एक्सएल एक्सी बराबर, तो Z मिनिमम और R हो जाता है आपका। ठीक है, बढ़ाते हुए जाएं फ्रीक्वेंसी, F को इन्फिनाइट कर लें आप, तो यहाँ इन्फिनाइट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो गया, इट्स ओके, लेकिन यहाँ इन्फिनाइट करते ये सबको इन्फिनाइट कर देगा, तो दोबारा से इम्पिडेंस इन्फिनाइट हो गया। तो कर्व कैसा नजर आ रहा है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, मिनिमम R पे जाएगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा यू शेप जैसा नहीं। तो ड्रॉ करें इसको, यहाँ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर, वो एक्सिस पे Z, तो हमारा कर्व ये इस तरीके का होगा। देखिए इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है 0 पे, मिनिमम हो गया R पर, और फिर इन्फिनिटी की तरफ चला गया। ठीक है, मिनिमम कब होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर हो गया, इम्पिडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कर्व। चलिए अब मेन कर्व पर आ जाते हैं, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पर। करंट क्या होती है, E/Z। करंट क्या होती है, E/Z, और I क्या होता है, E, और Z की वैल्यू रख दे अपन, थोड़ी देर पहले अपन ने रखा था। दोबारा से, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी के साथ देख रहे हैं तो एक्सएल और एक्सी को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। दोबारा से कुछ रीडिंग्स ले लेते हैं। एफ को जब हम 0 रख रहे थे तो हमने ये देखा था जेड की वैल्यू इन्फिनाइट हो रही थी। दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ को जैसे ही आप यहाँ 0 रखते हैं तो नीचे वाला पार्ट ये 0, ये यहाँ 0 रखा तो ये इन्फिनाइट हो गया, सारा इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे आप तो फिर ये 0 हो गया। इसका मतलब 0 फ्रिक्वेंसी पर करंट 0 रहेगा, ये मतलब हुआ। F0 पे देखें, F0 पे एक्सएल एक्सी बराबर हो गया तो ये 0 हो गया, तो 0 ये आपका 0 हो गया। ये 0 हो गया तो ये R रह गया, सिंपली R, E/R। R मिनिमम है आपका, तो इसलिए कहा था कि करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम पीक पर फ्लो करता है, तभी पावर भी मैक्सिमम होता है। रिसेप्टर सर्किट, एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं RLC सर्किट को। F को इन्फिनाइट कर दे आप, यहाँ इन्फिनाइट कर दिया, ठीक है, ये 0 हो गया। या इन्फिनाइट करोगे तो ये सारा इन्फिनाइट हो गया, इन्फिनाइट का डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 0। तो यहाँ कर्व क्या हो रहा है भाई, 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम करंट पर जाएगा और फिर 0 बन जाएगा, यानी उल्टा यू बनेगा। ए जैसा लेटर कह सकते हैं आप। तो चलो ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी को लिया, यहाँ करंट ले लिया हमने, तो ये देखिए 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम I0 पे जाएगा और 0 की तरफ चला जाएगा दोबारा। I0 कब होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0। यहाँ तक समझ में आ गया। हाफ पावर पॉइंट्स, हाफ पावर पॉइंट्स जैसा कि नाम है, I वर्सेस F कर्व में सर्किट में वो पॉइंट्स जहां की पावर आउटपुट अपनी पीक वैल्यू की हाफ रह जाए, वो पॉइंट्स हाफ पावर पॉइंट्स कहलाते हैं हमारे कर्व में। देखते हैं इस बात को, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस था हमारा, ये करंट एक्सिस था और कर्व ये था आपका, ठीक बात है। ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था आपका कब, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, राइट। अब देखिए जब आप पीक वैल्यू पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं 70.7% वाली वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू से भी होकर गुजरते हैं पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स आपके, राइट। ये पॉइंट्स यहाँ, ये पॉइंट्स आपके हाफ पावर पॉइंट्स हैं, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ये वाले पॉइंट्स क्या हैं आपके, हाफ पावर पॉइंट्स है। क्यों, इसको प्रूव करते हैं हम। देखिए पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, वो केवल खर्चा जो होता है आपका पावर का, वो रजिस्टर में होता है, चाहे एलसीआर सर्किट हो। कौन खाता है एनर्जी को, रजिस्टर। तो यदि हम पी एंड क्यू पर पावर को चेक करना चाहें तो यहाँ करंट कितनी है, आरएमएस, और रजिस्टर में पावर का कंजम्पशन होगा, कितना होगा वो देखें जरा। आरएमएस क्या होता है, I0/√2 का स्क्वायर, वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा हमने ये सब वैल्यूज। तो ये हो गया 1/2 I0 स्क्वायर। I0 स्क्वायर आर तो पीक पावर थी आपकी। तो आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स पी और क्यू पर जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होता है उसका हाफ होता है, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट्स आर नोन एज हाफ पावर पॉइंट्स। क्लियर है। अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की बात कर लेते हैं।
जो हाफ पावर पॉइंट्स हमने देखे थे पी एन क्यू, इनसे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं F1 एंड F2, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर सर्किट का जो वोल्टेज और करंट है वो ड्रॉप होकर I0/√2 और E0/√2 के बराबर हो जाता है, यानी 70.7% ऑफ पीक वैल्यू के बराबर हो जाता है। F1 जो है ये कहलाती है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, F2 कहलाती है अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। F1 जो लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, इस पर सर्किट आपका कैपेसिटिव की तरह से बिहेव करता है, और F2 पर इंडक्टिव। इसके लिए आप Z वाला कर्व रेफर करें। Z वाला कर्व क्या था, इसका उल्टा ग्राफ था, उल्टा ग्राफ था ऐसा। सबसे पहले F0 से पहले ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कम होता है हमारा, तो वो XC में ही कम होता है, तो F1 पर कैपेसिटिव हो गया। इसके बाद में ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, U का सेकंड पार्ट, सेकंड हाफ पार्ट ऊपर बढ़ रहा था। फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता कौन है, XL, तो F2 पर कैसा बिहेव करता है, ये इंडक्टिव सर्किट की तरह से। क्लियर है। अब बात करते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, F1 से F2 के बीच का डिफरेंस, जो कि सर्किट की इफेक्टिव ऑपरेटिंग रेंज देता है। इफेक्टिव ऑपरेटिंग रेंज का मतलब कि कोई भी चैनल कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी के बीच में हम रिसीव कर सकते हैं, F1 से F2 के बीच में कर सकते हैं, तो वो उस चैनल की बैंडविड्थ कहलाएगी। तो बैंडविड्थ होता है जस्ट ए डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1 के बराबर। ये वाला पार्ट है, ये बैंडविड्थ कहलाएगा डेल्टा F, F1 F2 के बीच का गैप। सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट में जो बैंडविड्थ होती है वो दी जाती है 1/2 पाई R/L के बराबर, और डेल्टा ओमेगा की बात करेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा R/L के बराबर। क्लियर है। नेक्स्ट, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है क्वालिटी ऑफ द सीरीज LCR सर्किट को। ये हम एक डायमेंशनल फैक्टर से डिफाइन करते हैं जो कहलाता है क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली मेजर ए रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट। कोई भी एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से जनरेट तो हो नहीं सकती है, कहीं ना कहीं से आई होगी सर्किट इन द, और एनर्जी स्टोर किस में होती है, इंडक्टर या कैपेसिटर में, टू द एनर्जी डेसिपेटेड। और खर्चा कहाँ होता है, रजिस्टर में। तो एक साइकिल के अंदर रजिस्टर में जितना भी एनर्जी का खर्चा हुआ उसका कितना पार्ट है वो स्टोर हो जाता है, तो वो सर्किट की क्वालिटी कहलाती है। उसको एक डायमेंशन लेस फैक्टर से डिफाइन करेंगे। ये कर्व था हमारे पास में। हमने देखा था कि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी हमारी बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, डिफरेंट रेजिस्टेंस पे हमने यहाँ पर रेजोनेंस कर्व बनाए हैं। तो ये बैंड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप देख सकते हैं कि आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती हुई जा रही है तो बैंडविड्थ की वैल्यू बढ़ती हुई चली जा रही है आपकी, है ना। क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे अपन। ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसी एक, जैसे R1 पे बताया, तो ये RMS वैल्यू को दिखाया गया है यहाँ पर। सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर क्या था, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल। एक साइकिल में एनर्जी का जितना खर्चा हुआ उसका कितना पार्ट स्टोर हो गया है, किसमें, L या C के अंदर। अब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, जिससे L में बात कर ले, हाफ L I0², ठीक है। एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल कैसे निकालेंगे, एवरेज पावर मल्टीप्लाई बाय एक साइकिल में टाइम कितना लगता है, टी से मल्टीप्लाई कर ले अपन, ठीक है। अब एवरेज पावर डिसिपेटेड I² RMS R के बराबर, टी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। IRMS क्या होता है, I0/√2 उसका स्क्वायर कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। यहां से आप 1/2 कैंसिल कर लीजिए, ठीक बात है। I0 का स्क्वायर कैंसिल, तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई L/R × T, है ना। अभी बात खत्म नहीं हुई, काफी बात करनी है इस पर हमें। अब नॉर्मलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में ऐसा यूनिट का भी ध्यान रखते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑफ क्यू फैक्टर क्या होता है, बाय मल्टीप्लाइंग द एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल रेशियो को 2 पाई से।
क्यों करते हैं? वी इफेक्टिवली कन्वर्ट द डिनोमिनेटर जो पर साइकिल में था उसको पर रेडियन या पर इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन बेसिस में कन्वर्ट करते हैं उस फार्मूले को। तो 2 पाई से जनरली आपको बुक्स में या कहीं भी लिटरेचर पर बस केवल यही फार्मूला नजर आएगा। उसका लॉजिक हमने बताया कि 2 पाई से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पर रेडियन में चेंज करने के लिए। अभी हमारे पास ये रेशियो क्या आ गया था, L/RT है ना। और 2 पाई बाई टी क्या होता है, ओमेगा नॉट रेजोनेंस के समय पर। तो ये बन गया हमारे पास में। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ओमेगा नॉट L/R। अब हम आपको बताएंगे केवल अकेला ये फॉर्मूला नहीं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं क्वालिटी फैक्टर के। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल में डिफरेंट फॉर्मूलेज हमारे काम में आते हैं। अगर कहीं पर इंडक्टिव रिएक्टेंस काम में आ रहा है तो ओमेगा नॉट एल जो है वो तो एक्सएल हो गया, तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, XL/R, हाँ या ना। यदि हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस के समय पर XL और XC तो आपस में बराबर होते ही नहीं होते, तो XL को क्या लिख सकते हो, XC/R। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में कहीं क्वालिटी फैक्टर को काम में लेना है आपको, तो हमारे पास ये था ओमेगा नॉट L/R। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या थी, 1/√LC, यस और नो, ठीक है। कट कर दीजिए इसमें तो क्या ही आ जाएगा, 1/R√L/C। तो किसी न्यूमेरिकल में यदि LCR सर्किट के तीनों फैक्टर्स की वैल्यू दे रखी है, R, L और C की, तो फिर क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला लगाइए आप। यदि पोटेंशियल डिफरेंस को काम में लेना है तो देखिए हमारे पास क्वालिटी फैक्टर क्या आ गया था, XL/R। ऊपर नीचे पीक वैल्यू ऑफ द करंट से मल्टीप्लाई कर दें, रेजोनेंस के समय पे पीक करंट फ्लो करता है I0, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा इस मैथमेटिकली, लेकिन ऊपर ये आपका VL बन गया, नीचे VR बन गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में है। लेकिन XC XL के बराबर होता है आपका, तो इसी काम को हम XC के साथ करें तो अगर किसी न्यूमेरिकल में VC काम में आ रहा है तो क्वालिटी फैक्टर को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो VC/R से। ठीक बात है, एग्री। यूजिंग बैंडविड्थ, अब ओमेगा नॉट L/R था, हमने आपको बताया था कि जो बैंडविड्थ होता है वो डेल्टा ओमेगा R/L के बराबर होता है। तो ओमेगा नॉट ये उल्टा वैल्यू रख दें इसका, तो ध्यान दीजिएगा R/L डेल्टा ओमेगा है, तो ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा हो गया आपका क्वालिटी फैक्टर। यस और नो, क्लियर है इतना। रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ, जनरली क्वालिटी फैक्टर को ऐसा भी डिफाइन किया जाता है, ये डेफिनेशन भी आपको कई जगह नजर आएगी। तो ये बताया हमने कैसे आया है कि रेशियो ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ इज आल्सो इक्वल टू द क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है ये बात। अब इसके फाइनल फैक्टर पे आ जाते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा। रेजोनेंस कर्व क्या था उसको एक बार देख लें दोबारा से, कुछ इस तरीके का। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम हो रहा था इसकी पीक कम होती हुई चली जा रही थी, क्योंकि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बैंडविड्थ था आपका। और हाफ पावर पॉइंट पर ये वैल्यूज थी RMS के बराबर, जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F1 F2 को भी डिनोट कर रहा था। ठीक बात है, दिस इज योर बैंडविड्थ, जैसे कि डेल्टा F से रिप्रेजेंट किया था हमने। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व वो क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये रेस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी ऑफ LCR AC सर्किट। क्यों, क्वेश्चन है। क्वालिटी फैक्टर हमने क्या देखा कि ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं F नॉट बाई डेल्टा F। क्या दिक्कत है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ऊपर नीचे, यस और नो। तो शार्पनेस कैसे आएगी, जैसे जैसे डेल्टा F की वैल्यू कम होगी, आप देखिए इसमें डेल्टा F ज़्यादा है R3 वाले में, फिर उससे कम हुई, उससे कम हुई, तो डेल्टा F जैसे जैसे कम हो रहा है क्वालिटी बढ़ रही है। क्लियर है। लोअर इज द बैंडविड्थ, शार्पर इज द रेजोनेंस कर्व, मोर विल बी द क्वालिटी ऑफ द सर्किट। ठीक बात है। फैक्टर अफेक्टिंग द शार्पनेस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो शार्पनेस को अफेक्ट करते हैं। शार्पनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्यों क्या था, 1/R√L/C, आर के इनवर्सली, आर कम होगा, देखिए R1 सबसे कम है तो क्वालिटी सबसे ज़्यादा है, उतना ही कर्व ज़्यादा शार्प है तो क्वालिटी ज़्यादा है इसकी।
Quality Q, thus the sharpness of the LCR circuit can be achieved by the decreasing the resistance. स्कोर में ये चीज़ दिखाई है, रेजिस्टेंस को कम करते हुए चले जाएं. सर्किट में रेजिस्टेंस हमेशा एनर्जी खाता है, ठीक है. और L इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस, L डिक्रीजिंग द कैपेसिटेंस C, तो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है. R और C इनको तो डिक्रीज करें, L को आप सर्किट में ज़्यादा बढ़ाएं तो सर्किट की क्वालिटी आपकी बढ़ती है, ठीक बात है. A high sharpness indicates that the circuit is highly selective, बहुत क्वालिटी का है. Responding strongly to a very narrow range of the frequency, बहुत ही कम नैरो फ्रीक्वेंसी पे बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा. And the principle used in radio television tuning, allowing them to selectively receive the signal from the specific station while they are rejecting the other. दूसरों को जो चाहिए आपको उनको रिसीव करता है सिग्नल को, बाकी को रिजेक्ट कर देता है. तो समझ में आ गया रेजोनेंस का. चलिए अब इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं. फॉर ए सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस R इज 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम और कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 200 रेडियन पर सेकेंड. हम फिजिक्स में नाम से नहीं यूनिट से पहचानते हैं, तो इसका मतलब ये ओमेगा नॉट है, रेडियन पर सेकेंड है, ध्यान रखना. तो रेजोनेंस के समय पे L के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा. अब रेजोनेंस के समय हमें पता है कि XL XC के बराबर होता है, तो VL VC के बराबर हो जाता है ना. अब अप्लाइड वोल्टेज की बात करें, अप्लाइड वोल्टेज तो E वोल्टेज के साथ ऐसे देते हैं, VL VC के बराबर हो गया तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो ये VR हो गया, यस और नो. तो VR देर कितना रखा है 100 वोल्ट, तो इसका मतलब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू पता लग गई हमको, कितनी हो गई 100 वोल्ट. अब रेजोनेंस के समय करंट होती है आपकी मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट क्या होती है E/R, ठीक है ना. रेजोनेंस के समय Z R के बराबर हो जाता है, तो ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन. E कितना है 100 और R कितना है 1 किलो, मतलब 1000, 1/10 एम्पियर आ गया हमारे पास. अब L के अक्रॉस में वोल्टेज ये पूछा हमसे, है ना. अब डायरेक्ट तो हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन हमें ये पता है कि VL और VC बराबर होता है. VC फाइंड कर लेंगे हम. VC क्या होता है I0 XC, और XC क्या होता है 1/ωc, ठीक बात है. वैल्यू रखते हैं I0 1/10, ओके. ओमेगा दे रखा है 200 और C कितना दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है. माइक्रो को 10⁻⁶ लिख दिया. तो ये 2 to 4 हो गया आपके पास में, ये 1000 होगा तो 10⁻³ बनेगा, जिसको ऊपर ले जाएं तो 1000/4 बन गया. अर्थात VL कितना हो गया 250 वोल्ट. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज LCR सर्किट, जबकि कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड और ओमेगा है 100 सेकेंड इनवर्स. रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए सेकेंड इनवर्स लिख दिया इसको, है ना. एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 1/√LC होता है, ठीक बात है. स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो ऐसा लिख सकते हैं. हमें चाहिए L, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर नीचे ले आइए. अब वैल्यू रखने की बारी है. ओमेगा नॉट हमें दे रखा है 1000 रेजोनेंस के समय पे. 1 देखो कहीं रेजोनेंस नाम नहीं दे रखा, बस ये क्यों दे रखा है कि करंट मैक्सिमम, और हमें यहीं से पहचान लेना चाहिए कि करंट मैक्सिमम कब होती है, रेजोनेंस के समय होती है. तो इसका मतलब गिवन फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है. 1000 का स्क्वायर हो गया. C हमें दे रखा है 10 माइक्रो, तो 10 × 10⁻⁶ हो गया. ये 10⁻⁶ से ये 10⁻⁶ तो कैंसिल हो गया, तो केवल 1/10 है, ठीक बात है. अब कौन सा नज़र आ रहा है आपको, क्या ये बन जाएगा कि 100 मिली एम्पियर. 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर वाले 1000 को 10 कट करेगा तो 100, और नीचे वाला 1000 ऊपर जाके मिली बना देगा. H का मतलब हेनरी है. क्लियर हो गया. चलिए अब बात करते हैं पावर इन AC सर्किट्स. AC सर्किट में पावर, मान लीजिए कि LCR सर्किट में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है = E0 sin ωt, और इससे जो ऑल्टरनेटिंग करंट ड्राइव हो रहा है वो है I = I0 sin ωt + phi. phi का मतलब फेज डिफरेंस है दोनों के बीच का, राइट. इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय द सोर्स क्या हो गया, पावर क्या होता है वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट × I.
ई और आई की वैल्यू रखते हैं, ई और आई की वैल्यू रख दी हमने। सॉल्व करें इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मैथमेटिक एनालिसिस से पूरा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन ये 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये ए है तो ए में से बी माइनस हुआ तो 5 बचा है, फिर ये माइनस, फिर दोनों को प्लस किया तो 2 ओमेगा टी प्लस 5 आ गया। ठीक बात है, इसका ट्रीटमेंट करते हैं आगे। ये जो हमारे पास आ गया, अब एवरेज ओवर ए साइकिल निकाले अपन, तो इसमें ये 2 टर्म्स है हमारी, इसमें पहली टर्म तो टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका एवरेज तो यही रहेगा। ये एवरेज कॉस और साइन का जो एवरेज होता है एक साइकिल में वो 0 होता है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 0, सेकेंड टर्म का। फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो हमारे पास क्या रह जाएगा एक साइकिल में एवरेज 1/2 ई नॉट आई नॉट कॉस 5, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं जिससे ये आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में हो गया। तो P कहलाता है पावर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5 एल से सर्किट के अंदर, और ई को क्या लिख सकते हैं आई जेड, तो ये आई स्क्वायर आर एम एस जेड कॉस 5 भी लिखा जा सकता है। ठीक बात है, ये है आर एम एस वैल्यू, वर्चुअल भी कहलाता है। तो ई आर एम एस आई आर एम एस इज ए वर्चुअल पावर, कॉस 5 को कहते हैं पावर फैक्टर। वर्चुअल पावर का मतलब ई आर एम एस आई आर एम एस, और पावर फैक्टर का मतलब कॉस 5। ठीक है। यदि इम्पिडेंस ट्रायंगल बना है, ई और आई के बीच का फेज डिफरेंस कितना था, ये 5 आपका। ठीक है, आर इधर, एक्स इधर, तो ये जेड आपका इस तरफ होता है। हमने फेजर डायग्राम्स देखे थे वेरी फर्स्ट में ही, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पावर फैक्टर की वैल्यू cos 5 से हम निकालना चाहें यहाँ से इससे, तो ये तो आपका पर्टिकुलर x वाला पार्ट है, ये r है, ये z है। cos थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस, बेस किसके बराबर होगा r, ये क्या है z, तो पावर फैक्टर को r/z भी लिखते हैं। समझ में आया क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा। अब पावर फैक्टर निकाल रहे हैं एसी सर्किट्स के लिए। एसी सर्किट तो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हमने क्या देखा था, पावर फैक्टर क्या होता है cos 5 या r/z, ये हमारा फेजर डायग्राम। अब जैसे मान लीजिए एसी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है आपका, ठीक है, यानी कि एसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि रेजिस्टिव सर्किट में आई और ई सेम फेज में होते हैं, तो 5 की वैल्यू होती है 0, यानी cos 0 कितना हो गया 1, तो पावर फैक्टर 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 100% जो एसी जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं वो डिसिपेट हो जाएगी, खर्चा हो जाएगी एसी सर्किट में। आई स्क्वायर आर एम एस जेड कॉस 5 था ना, तो जेड तो यहाँ पर आर कह देंगे अपन, cos 5 की वैल्यू 1, तो ये पावर जो होगा कंज्यूम आई स्क्वायर आर एम एस आर के बराबर होगा। ठीक बात है, ये पावर डेसिपेट होता है अक्रॉस द रजिस्टर, किस टर्म्स में, हीट की टर्म्स में। आई स्क्वायर आर टी जानते हैं आप, इस टर्म में पूरी की पूरी पावर कंज्यूम हो जाती है सर्किट की, अगर एसी सर्किट में रेजिस्टेंस है। क्लियर। सपोज प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, इनमें हमने देखा था ई और आई के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, π/2। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के अंदर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और एसी के बीच में π/2 होता है, ये सुनो। जैसे इंडक्टर वाला है उसमें तो वोल्टेज π/2 आगे होता है ना, VL आगे होता है इससे, और कैपेसिटर में π/2 पीछे होता है, तो फेज डिफरेंस तो π/2 का ही है। तो फाई कितना है, π/2 है, तो cos π/2 कितना होता है 0, चाहे माइनस cos माइनस π/2 के हैं वो भी 0 होगा, है ना, जैसे इसके लिए आप माइनस कहना चाहें तो भी 0 है। तो पावर फैक्टर दोनों के लिए कितना होता है 0। तो पावर फैक्टर 0 है, इसका मतलब इनके एसी सर्किट में कोई पावर का लॉस नहीं होता है, कंजम्पशन नहीं होता है। तो कंजम्पशन नहीं, लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। वो कहाँ होता है, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, और अगर कैपेसिटर की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में ½ के रूप में पावर आपकी स्टोर हो जाती है। क्लियर है इतना। यदि पूरा LCR सीरीज सर्किट है आपका, तो पावर डेसिपेशन की बात करें अपन,
तो फॉर्मूला क्या था, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, या फिर आई स्क्वायर आर एम एस जेड कॉस फाई, पूरा काम करेगा। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई होता है आपका, यानी आर बाई जेड क्या होता है, आर बाई जेड, जेड पूरा काम करेगा। इवन इन एलसीआर एक चीज ध्यान रखना है, चाहे पूरा एलसीआर सर्किट हो, चाहे आरसी सर्किट हो, चाहे आरएल टाइप का एसी सर्किट हो, पावर कंजम्पशन जो होता है वो रजिस्टर में होता है, उसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, खाता कौन है, रेजिस्टेंस ही खाता है। एल और सी में कोई भी कंजम्पशन नहीं होता है, ध्यान रहे। अब एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट की यदि हम बात करें, तो रेजोनेंस के समय पर Z हमारा R के बराबर हो जाता है, यानी 1। तो इवन एलसीआर सीरीज सर्किट है, लेकिन वो पूरा रेजिस्टेटिव सर्किट की तरह से बिहेव करता है। हमने देखा था I और E एक ही फेज में आ जाते हैं, है ना। तो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होता है उस केस के अंदर रेजोनेंस के समय पर, किसके बराबर, आई स्क्वायर आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आर, जेड को आर कह देंगे, कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है ऐसे केस में, ठीक बात है। यानी कि आई स्क्वायर आर एम एस आर के बराबर, क्लियर। वॉटलेस करंट और आइडियल करंट ये क्या होती है, ये फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए वर्चुअल जो वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज यहाँ है, और ई करंट, दोनों के बीच का कोई फेज डिफरेंस ये फाई है हमारा, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट लेके दिखाएं, ई की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कॉस फाई और दूसरा 90 डिग्री पर ये साइन फाई होगा, है ना, दो कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट जो कॉस फाई वाला है वो तो ईवी के अलोंग काम कर रहा है, तो पावर जनरेट करेगा। लेकिन ये जो साइन फाई वाला कंपोनेंट जो 90 डिग्री पर आ गया है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पावर कंजम्पशन है उसमें कॉस फाई का एक फैक्टर आ रहा था, याद करें, है ना। तो कंपोनेंट ये जो आईवी साइन फाई है, इसको हम कहते हैं वॉटलेस और आइडियल करंट। देख लीजिए कैसे, कॉस 90 ईवी और इस कंपोनेंट के बीच का, ये तो ठीक है इसी के साथ में हो गया, कॉस 0 हो जाएगा तो 1 हो गया, तो पूरा वही फॉर्मूला आ गया आपका, ईवी आई वी कॉस फाई, यही था पावर कंजम्पशन। लेकिन इसके कारण कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट या आइडियल करंट कहते हैं। इसका मतलब होता है पावर is not dissipate in inductor and capacitor, hence they find a lot of practical application and devices using the alternating current। क्यों हमने इंडक्टर और कैपेसिटर कहा है, केवल इंडक्टर और कैपेसिटर में ही याद कीजिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ई और वी आई के बीच का, फाइन। तो वहाँ पावर लॉस नहीं होता है, किस में होता है पावर लॉस, हमारा रजिस्टर, जिसमें कि करंट एंड वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होती है, राइट। अब इस पर क्वेश्चंस देख लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट है 1/√2 साइन 100 पाई टी वोल्ट, और करंट इसी तरह का इक्वेशन है, बस फेज डिफरेंस है π/3 एम्पियर के अंदर। तो फाइंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द साइकिल। अब पावर कंज्यूमशन क्या होती है, 1/2 ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, है ना। जैसी इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगे वो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ई नॉट आई नॉट की वैल्यू गिवन है, तो आप ये वाला ले लें, आरएमएस हो तो आरएमएस ले लेते हैं। तो भाई दोनों 1/√2 आपका ई नॉट आई नॉट, और फेज डिफरेंस π/3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों मिलकर 1/2 हो गया, और cos 60 डिग्री भी 1/2 होता है, तो पावर कितना आ गया हमारे पास, 1/8 वाट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, फाइंड पावर डेसिपेटेड इन द कॉइल। कॉइल यानी ये इंडक्टर कॉइल के अंदर पावर डेसिपेटेड, हमने बताया था एल और सी में कोई पावर डेसिपेशन नहीं होता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं। देखिए हर कॉइल का खुद अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका अपना रेजिस्टेंस भी है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ यहाँ पर पावर कंजम्पशन होगा, है ना। केवल इसमें निकालना है हमको, ये ध्यान रखना, जो पूछा गया उसका जवाब देना है। तो फिलहाल सर्किट में ये, इसके अलावा ये भी रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 + R2, ठीक है, 36 एंड 44 यानी 80 ओम है टोटल। तो ये क्यों निकाला, जिससे सर्किट का इम्पीडेंस फाइंड हो जाए।
इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट का फॉर्मूला रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक बात है। आर टोटल कितना आपका 80, एक्सएल कितना है आपके पास में 90 और एक्सी कितना है 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है आपका, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया। तो जेड आ गया 100 ओम, इम्पीडेंस आ गया आपके पास में। अब करंट इन एलसीआर सर्किट निकाल सकते हैं आप। पावर के लिए करंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो ई बाई जेड कर लें। ई गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको जो गिवन होता है वो आरएमएस वैल्यूज होती है ना, तो ये 200 आरएमएस वैल्यू आपकी बाई 100, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें आरएमएस। पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल इन द रेजिस्टेंस R2। ध्यान दीजिए कॉइल के अंदर कितना खर्चा हो रहा है वो R2 के अंदर हो रहा है केवल, तो R2 कह दिया मैंने। ठीक है, वो आई स्क्वायर R2 कहेंगे रेजिस्टेंस में। रख दीजिए वैल्यू 2 स्क्वायर, और ये कितना आपके पास में R2 कितना है 36, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 36 यानी 144 वॉट के बराबर पावर डेसिपेट होगा इन द कॉइल। क्लियर है। अब बात करते हैं एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन से। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का मतलब कि ऐसी सर्किट जिनमें एल और सी हो, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ऑसिलेट करती है मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में। कैपेसिटर में तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी। तो वो जो ऑसिलेशन होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऑसिलेशन, वो कहलाता है एलसी ऑसिलेशन। कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप समझें। मान लीजिए कि आपके पास जो सर्किट है उसमें कैपेसिटर T इक्वल टू 0 पर पूरी तरीके से चार्ज कर दिया। उस कैपेसिटर को हमने जोड़ा एक इंडक्टर कॉइल के साथ में, पूरी तरीके से Q0 के साथ में चार्ज कर दिया। Q0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है। ठीक है, जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो कैपेसिटर जो है वो अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी, dq बाई dt, उससे करंट बनेगा। ये सुनो, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी सर्किट में। ठीक बात है ना। तो मान लीजिए किसी टाइम t पर कैपेसिटर में चार्ज तो q है और यहाँ बहने वाली करंट I है ना। अब di बाई dt पॉजिटिव है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, चार्ज कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर फैराडे लॉ से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। इस बढ़त का विरोध करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा इंड्यूस करंट, तो ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो VA इज ग्रेटर देन VB हो जाएगा आपके पास में, पोलैरिटी की बात करें तो अपन। ठीक है यहाँ तक। अब इस क्लोज लूप के लिए किरचॉफ्स रूल लगाएं अपन। क्लोज के लिए किरचॉफ्स लूप रूल क्या होता है? चेंज इन वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो इन ए क्लोज लूप। राइट, दो वोल्टेज डिफरेंस है, एक तो कैपेसिटर के बीच में है और इंडक्टर के बीच में है। कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस क्या है? किसी इंस्टेंट टी पर बात करें तो चार्ज कितना है? क्यू बाई सी। और यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो माइनस एल डी बाई डी टी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये डिस्कस किया था, आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं, इससे प्रीवियस चैप्टर ही था। अब I क्या है? माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यू माइनस क्यू डिक्रीज हो रहा है, तभी तो I बढ़ रहा है आपका, तो इसलिए I कैसे बन रहा है? माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो I की वैल्यू रख दें अपन यहाँ पर माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल डी स्क्वायर क्यू और डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। क्लियर। एल का डिवाइड कर दें तो इक्वेशन ये आ गया हमारे पास में। ये इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। याद करो SHM, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला, जिसकी की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है। तो इससे कंपेयर करके हम बात कर सकते हैं कि हमारे केस में यहाँ पर चार्ज, इसका मतलब ऑसिलेट करेगा, है ना। चार्ज जो ऑसिलेट करेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? 1 बाई एल सी। तो जो चार्ज ऑसिलेट करेगा उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 बाई रूट एल सी होगी। ठीक बात है यहाँ तक। और ये
टाइम के साथ में साइनसोइडली वेरी करेगा चार्ज आपका। चार्ज Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ये कॉस में क्यों रेफर किया है? T इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम चार्ज था। कॉस का कर्व होता है T इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम से स्टार्ट होता है ना। तो मैक्सिमम से चार्ज हमारा है ना कम होना स्टार्ट हो रहा था, तो ये साइनसोइडली वेरी करेगा इस फ्रीक्वेंसी के साथ में, ये मतलब है। और करंट की बात कर रहे हैं, करंट क्या था? माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यू की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएट कर लें, क्यू नॉट को कॉमन ले लें अपन। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये बन गया ओमेगा नॉट क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये पीक वैल्यू होता है करंट हो गई आपकी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अब वेरिएशन देख लेते हैं चार्ज और करंट का। ये टाइम एक्सिस और ये फेज एक्सिस हमने बना दिया। इस एक्सिस पर हम चार्ज और करंट की बात कर लेंगे। तो हमारा ये चार्ज है वो कॉस कर्व के अनुसार, ये देखो T इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ है ऑसिलेट होना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है इसका। करंट बात करें, ध्यान दीजिए, वो 0 से स्टार्ट हुआ है, साइन वाला कर्व 0 से स्टार्ट होता है, तो साइन वाले कर्व के से ऑसिलेट करेगी करंट और चार्ज करेगा ऑसिलेटर सर्किट के अंदर, फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब जो एनर्जी है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में है, इंडक्टर में मैग्नेटिक। तो वो कैसे ऑसिलेट करती है, एक का दूसरे में कैसे कन्वर्जन होता है, उसको बात करें। अगर एनालॉगस देखें तो ये प्रोसेस जो एनर्जी कन्वर्जन होता है वो एनालॉगस होता है मैकेनिकल ऑसिलेशन। मैकेनिकल ऑसिलेशन 11th वाला चैप्टर, मास स्प्रिंग सिस्टम, उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, उसी के तरीके से होता है। तो अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं। इनिशियल T = 0 पर कैपेसिटर पूरा चार्ज था, तो पूरा चार्ज था तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी की पूरी तरीके से इसमें स्टोर थी कैपेसिटर में। कितनी? Q0² / 2C। इस समय पर कोई करंट नहीं था, है ना। तो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी कितना था? 0। ठीक बात है। अब जस्ट आफ्टर T = 0 जैसे ही सर्किट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, तो कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो करंट जनरेट होती है। करंट जनरेट होती है, जैसे हमने ये ले लिया T के बाद में, T = 0 बाद में T/8 पर ले लिया, करंट जनरेट हो रही है, उस समय पर चार्ज भी रहता है इसमें और करंट भी रहती है, राइट। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैग्नेटिक एनर्जी ½LI² के रूप में। T/8 पर इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल होती है, दैट्स अनदर थिंग। क्लियर है यहाँ तक? अब चार्ज कम होता जा रहा है, करंट बढ़ती हुई चली जा रही है, T बराबर T/4 पर आप देखें, 1/4 साइकिल पर देखें, तो कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाता है। भाई चार्ज कम होता जा रहा था, कभी तो डिस्चार्ज होगा, और करंट इसमें मैक्सिमम हो जाती है। करंट की वैल्यू T/4 पर कर्व में देखिएगा दोबारा से बैक करके वीडियो को। तो इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम होती है 1/2LI0² के रूप में, और इस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। क्लियर है इतना? रिचार्जिंग जस्ट आफ्टर T/4 की बात करें, जब T/4 पर पूरी तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी फिलअप हो गई थी, तो उस समय पे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कोलैप्सिंग, which induces the EMF that keeps the current flow in the same direction। देखिए, ये कोलैप्स होने लगता है तो मैग्नेटिक एनर्जी कम होने लगती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए EMF क्या होता है? इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ना। करंट तो सेम डायरेक्शन में होती है, लेकिन चार्ज जो कैपेसिटर में अपोजिट पोलैरिटी में इस तरीके से करंट फ्लो होता है, तो ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपोजिट पोलैरिटी का होने लगता है। अब T/2 पर यदि हम बात करें, आगे चलें अपन, तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है Q0 से, लेकिन उसकी पोलैरिटी अपोजिट होती है इनिशियल स्टेट के कंपेयर में। इनिशियल स्टेट से कंपेयर करें अपन तो अपोजिट पोलैरिटी होती है पहले के केस में, लेकिन फुली चार्ज हो जाता है। ऐसे केस में कोई करंट नहीं होती है,
तो आपके करंट नहीं होती है, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम, है ना। अब साइकिल कंप्लीशन की बात करते हैं। ये पूरा प्रोसेस T/2 के बाद में रिपीट होना स्टार्ट करता है नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, जब तक कि वो ओरिजिनल स्टेट पे नहीं पहुंच जाता है। इसमें हम देखेंगे कि चार्ज और करंट है कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते रहते हैं। T/2 के बाद में ये आपका जो कैपेसिटर था डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है, यानी चार्ज की वैल्यू कम होती है, करंट बढ़ता है। तो ऐसे केस में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिलती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी। T=5T/8 पर यदि हम देखते हैं तो दोनों एनर्जीज की वैल्यू इक्वल पाई जाती है। 3T/4 पर पूरी तरीके से ये मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ स्टोर हो जाती है, ये पूरी तरीके से कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू हो जाती है 0, मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होना स्टार्ट करेगा, कोलैप्स होना स्टार्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, लेकिन इससे ये कैपेसिटर अब अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट कर देता है। और 7T/8 पर यदि हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल पाई जाती है। जैसे ही साइकिल कंप्लीट होती है, कैपेसिटर बिल्कुल T=0 जैसा इनिशियल स्टेट की तरह से पूरी तरह से चार्ज पाया जाता है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो एनर्जी इन द सिस्टम ऑसिलेट बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, दिस इज द LC ऑसिलेशन। फाइन। आइडियल यानी कि अनडैम्प्ड LC ऑसिलेशन रियलिस्टिक नहीं होते हैं, जो भी हमने बात की। अभी तो बड़ा मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रियल नहीं होता, वो तो आइडियल स्टेट है। अभी तो ये था बस, ये चार्ज हमारा ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी हमारी ऑसिलेट कर रही है, कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। लेकिन एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, एक न्यूमेरिकल में हमने बताया था रेजिस्टेंस की वैल्यू भी थी ना। तो इफेक्ट ऑफ दैट रेजिस्टेंस इज टू इंड्यूस ए डैम्पिंग इफेक्ट, एनर्जी का लॉस करता है ऑन द चार्ज एंड द करंट इन द सर्किट, दोनों को डैम्प करता है, लॉस करता है। और फाइनली ऑसिलेशन डाई आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से जैसे कि डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये कम होते जाते हैं निरंतर, क्यों? इंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो रियलिस्टिक क्या होते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं। तो यदि थोड़ी देर के लिए ये मान भी लें कि रेजिस्टेंस 0 है, तो भी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो रेडिएट होगी सिस्टम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे इसको। तो LC ऑसिलेशन रियलिस्टिक नहीं होते हैं, तो क्या काम के हैं? बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। LC oscillation are the fundamental to the many electronic and communication technology में काम में लेते हैं हम। रेडियो टीवी used in tuning circuit to select the specific frequency. Oscillators form the basis for generating the high frequency signal in electronic devices. Filters used in combination with the resistor to create the frequency filter, है ना। तो ये कुछ बताया, और भी बहुत सारी हैं, यानी LC ऑसिलेटर हमारे काम के होते हैं। अब आते हैं हम ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो कि आपकी लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई करंट को हायर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लो करंट में, और इसका उल्टा भी काम कर सकता है। दो तरह के वो होंगे ट्रांसफार्मर, हम देखेंगे। देखिए क्या बोला है, लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई करंट, एक चीज कम दूसरी ज्यादा। तो लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को तो हाई में चेंज कर देगा, और हाई करंट है उसको लो करंट में चेंज कर देगा। लेकिन कौन सी? केवल ऑल्टरनेटिंग, ध्यान रहे, डीसी को नहीं चेंज कर पाता है। ऐसा डिवाइस हमारा कहलाता है ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन पार्ट पे आते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं हमारे, देखिए तो ये कोर होती है इसकी, इस पे प्राइमरी कॉइलिंग और ये सेकेंडरी कॉइलिंग। प्राइमरी वाइंडिंग द कॉइल कनेक्टेड टू द इनपुट AC, इनपुट AC के साथ में कनेक्टेड रहती है। सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो भी लोड है, जो भी चलाना है, जैसे बल्ब जलाना है, जो भी काम में लेना है, उसके साथ में कनेक्टेड रहती है। बीच वाला पार्ट है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं। ये वाइंडिंग्स इन्हीं पर बंधी रहती है, कोर्स पर।
कोर है वो थिन इंसुलेटेड शीट्स होती हैं आपकी सॉफ्ट आयरन की, जिससे कि मिनिमाइज हो एडी करंट लॉसेस। एडी करंट क्या होती है, पिछले हमने देखा था इसी के सेकंड वाले लेक्चर के अंदर, तो आप चाहे तो उसे रेफर कर सकते हैं। आप प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाते हैं आप प्राइमरी में, तो इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रेगुलरली चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होता हुआ ये फ्लक्स है इस कॉइल से होता हुआ सेकेंडरी में पहुंचता है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इससे अलग रखे जाते हैं। तो इसके अक्रॉस में एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। उस ईएमएफ को इस लोड को में काम में ले लेते हैं, है ना। इक्वेशंस देख लेते हैं इसकी। प्राइमरी में बात करें फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई से माइनस एन डिफाई बाई डी टी। सेकेंडरी में बात करें तो माइनस एन एस कह दिया, एस फॉर सेकेंडरी, यहाँ पर एन डिफाई बाई डी टी, वही फ्लक्स से फ्लक्चुएट होता हुआ यहाँ आया तो डिफाई बाई डी टी चम है आपका। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो डिफाई बाई डी टी और माइनस कैंसिल हो जाएगा। एन एस और एन पी को के कहते हैं। के कहलाता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो या टर्न रेशियो। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो या टर्न रेशियो। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की यदि बात करें तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है, पावर आउटपुट पावर इनपुट के बराबर, यानी ये मान के चलते एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा है। ई इंटू आई पावर होता है, ई एस आई एस बराबर ई पी आई पी, ठीक है। तो ई एस और ई पी क्या हो गया, आई पी और आई एस, यानी एन एस और एन पी, ये के बराबर हो गया। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं आपके, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जिसमें कि टर्न रेशियो ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। ये 1 से ज़्यादा हो गया तो ई एस ई पी से ज़्यादा हो गया और आई एस आई पी से कम हो गया। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जिसमें कि वोल्टेज को डाउन करना है आपको, तो उसमें एन एस कम रखा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे जाते हैं एनपी से, तो के की वैल्यू 1 से कम होती है। ई एस वोल्टेज को कम करना, करंट ज़्यादा होती है ऐसे केस में। क्लियर है इतना। अब सारे ट्रांसफॉर्मर तो आपके आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं होते हैं, तो एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं हम। एफिशिएंसी किसी भी मशीन की क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यहाँ आउटपुट पावर और इनपुट पावर। आउटपुट कहाँ मिलता है, सेकेंडरी पर, तो ई एस इंटू आई एस हो गया। इनपुट कहाँ से देते हैं, प्राइमरी, ई पी इंटू आई पी हो गया। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, कि हमने आइडियल ट्रांसफार्मर को कैसे डिफाइन किया था, जिसमें कि आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर, राइट। तो आइडियल ट्रांसफार्मर तो मिलता नहीं है। तो जनरल ट्रांसफार्मर के केस में एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। नहीं होती है इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉसेज होते होंगे एनर्जी। कौन कौन से एनर्जी लॉसेज होते हैं, पहला कॉपर लॉस। अब हमारी प्राइमरी और जो सेकेंडरी हैं वो कॉपर की वाइंडिंग्स होती हैं, उनका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। उन रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है, उससे जो लॉस होता है उसको कॉपर लॉस कहा जाता है। इसको अवॉइड कर सकते हैं थिक कॉपर वायर लेकर। थिक कॉपर वायर से कैसे अवॉइड होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली होता है ना, जितना ज़्यादा थिक वायर लेंगे एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल रेजिस्टेंस कम हो गया तो कॉपर लॉस कम होगा, ठीक बात है। दूसरा फ्लक्स लॉस। हमने माना था कि सारा फ्लक्स ऑसिलेट करता हुआ सेकेंडरी को पहुंच जाता है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, है ना। कोई भी हमारे जो कोर होती है परफेक्ट नहीं होती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेस्ट जरूर होता है। इस लॉस को कम करने के लिए हम लिंकिंग करें, एक कॉइल पर ही दूसरा, ज़्यादा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा, उस केस में मैक्सिमाइज हो जाएगा फ्लक्स लॉस हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट तरीके का होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस दो वजह से होता है, एक एडी करंट और दूसरा हिस्टैरिसीस। पहले एडी करंट की बात करें, जब मैग्नेटिक फ्लक्स आयरन कोर से जो लिंक होता है वो चेंज होता है तो उसमें एक एडी करंट सेटअप हो जाती है ना। इसको डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हीट के रूप में वेस्ट होती है ना। इसमें सॉलिड कोर है, इसमें एडी करंट का फॉर्मेशन होता है, उसको गर्म करता है, हीट अप करता है।
इसको कम करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसके बहुत सारे ऐसे पेपर्स बना लें और फिर उसको लेमिनेट कर दें, सॉलिड आयरन ब्लॉक की जगह इसको लेमिनेटेड कोर में बांट लें। तो उससे होगा क्या, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, है ना, तो ये करंट एडअप नहीं होगी लार्ज पार्ट में, जबकि ब्रेक हो जाएगी, ये वाली करंट इधर नहीं जाएगी, इधर इधर नहीं जाएगी, है ना, कंटिन्यूस नहीं बनेगा, जिससे कि हमारा एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाते हैं तो आयरन कोर जो होती है हमारी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है, तो कुछ एनर्जी है वो हमारी हीट की टर्म्स में लॉस होती है। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एक ऐसा मटेरियल यूज करें आयरन कोर की जगह जिसका कि हिस्टैरिसीस लूप कम हो, उसका एरिया कम हो, थिन हिस्टैरिसीस लूप हो। ये हिस्टैरिसीस क्या होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट से पहला वाला चैप्टर में 3 लेक्चर थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं उसे समझने के लिए। लास्ट और फाइनल तरीके का लॉस होता है हार्मिंग लॉस। एसी अपनी फ्रीक्वेंसी से पूरी कोर को वाइब्रेट कराती है, वाइब्रेशंस के कारण कोई भी काम होगा मुफ्त में होगा नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंज्यूम होगी। तो जो वाइब्रेशंस होता है उसकी आवाज़ होती है, हमिंग बर्ड की जैसा होता है, हमिंग नॉइस क्रिएट होती है, ठीक है, ये कहलाता है हमिंग लॉस। और इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। मिनिमाइज कैसे करेंगे, डीसी फ्लो करवाओ, डीसी फ्लो करवाओगे ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, तो होगा ही होगा, ये है ना वाइब्रेशन। अब इस ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टर्न रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर 1:2 है। इसके अक्रॉस में लैक्लान से सेल 1.5 वोल्ट का कनेक्ट कर दिया प्राइमरी में, तो आउटपुट बताइए सेकेंडरी के अक्रॉस में। आपका ट्रांसफार्मर डीसी के लिए काम नहीं करता है ना, वो एसी के लिए काम करता है। फ्लक्चुएट होना चाहिए जब ये ईएमएफ जनरेट होगा। तो आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको, 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। एम्स में क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में 500 टर्न्स है, सेकेंडरी में 5000 टर्न। प्राइमरी को कनेक्ट किया 20 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, तो सेकेंडरी में आउटपुट बताना है आपको। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। आउटपुट अक्रॉस द सेकेंडरी हम फॉर्मूले से निकालें, ES और EP, NS और NP से। तो ES को ऐसा लिख सकते हैं, EP को क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं, वैल्यूज सारी गिवन है आपको, है ना। NS 5000 है आपका, प्राइमरी पे 500 और प्राइमरी के क्रॉस में 20 वोल्ट है, ये आपका 10 हो गया, तो 200 वोल्ट आ गया हमारे पास में। अब बात रही फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। AIPMT हुआ करता था नीट किसी ज़माने में, उस समय पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। फ्रीक्वेंसी भी देखिए अलग अलग है ऑप्शंस में। इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इंपॉर्टेंट बात है, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी होती है सोर्स की, और यहाँ एसी का सोर्स क्या होता है, एसी जनरेटर। तो फ्रीक्वेंसी चेंज केवल एसी जनरेटर कर सकता है, ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो आउटपुट में भी फ्रीक्वेंसी उतना ही मिलने वाला है, तो है ना, सेकेंडरी पे जो आउटपुट मिल रहा है हमारे को, वोल्टेज 200 वोल्ट निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज ही मिलेगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड। क्लियर हुआ क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता ट्रांसफार्मर, ध्यान रहे। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स में 50 और 1500 टर्न्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी से कनेक्टेड है वो टाइम के साथ इससे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कितना मिलेगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल EMF इंड्यूस अक्रॉस द प्राइमरी, डिफाइबिलिटी कर लें, है ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये टोटल फ्लक्स है। तो 5 नॉट प्लस 40 डिफरेंशिएट करें तो 5 नॉट तो कांस्टेंट चीज़ है 0, तो ये 4 वोल्ट आ गया प्राइमरी के क्रॉस में। अब आउटपुट निकालें हम, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लें, अभी किया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। अब वैल्यूज रख दें, NS कितना है आपके पास में 1500, ये NP 50, ये 4 आएगा, ये कट कर दें आप 30, मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ गया 120 वोल्ट। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, चारों ऑप्शन में से सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट ए 100 वोल्ट एंड 110 वोल्ट लैम्प, 220 वोल्ट की मैन की सप्लाई है,
और मेन करंट यानी प्राइमरी से होकर आने वाली करंट 0.5 एम्पियर है। तो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली बताने का है। परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, परसेंटेज जब भी पूछेंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई करना है आउटपुट और इनपुट के अंदर। ओके, इनपुट ईपी और आईपी, ईपी आईपी हमको दे रखा है इसलिए यूज कर रहे हैं। आउटपुट पावर सीधा से हमको 100 वोल्ट दे रखा है, 300, ईपी कितना है 220 और करंट 0.5 है। तो ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाई 110, एक जीरो से कैंसिल कर दिया, 11 हो गया। ये डिवाइड करेंगे तो 90.9 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना हो जाएगा 90%। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर है वाली बात? ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बने रहिए हमारे साथ। जो फर्स्ट टाइम आए वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।